सीटेट 2024 हिंदी हार्ड टेस्ट 3। स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे तो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और आंसर कीजिए। देखते हैं क्या कहानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है, यानी जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो किसकी एडवोकेसी करती है। तो अगर हम देखें, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मातृभाषा, अंग्रेजी, राजकीय भाषा, क्या? खुद से सोचिए और जवाब दीजिए। समूची विद्यालय शिक्षा में एक अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी कैसे हो सकती है भाई? छोटे छोटे समुदायों में बोले जाने वाली भाषा, सॉरी, हमें सबको इंक्लूड करके चलना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अब ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, सबको अलग अलग लिखने से क्या होगा? हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें लगभग सारी कैटेगरीज की लैंग्वेज आ जाए, सारी जो वर्ग की भाषाएं हैं वो आ जाए। जैसे सबसे पहले हमें पता है मातृभाषा को हमें महत्व देना है ना? तो मातृभाषा का ऑप्शन या तो यहां था या यहां था। मदर टंग की बात करता है ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी, NCF भी, कि बच्चे की मातृभाषा उसकी घर की भाषा में पढ़ाओ आप उसको, प्राइमरी लेवल पे तो स्पेशली। तो एक तो घर की भाषा सबसे पहले है। शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें संस्कृत भी आती है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, जो आपकी संविधान की सूची में 22 भाषाएं हैं जिनमें अंग्रेजी नहीं है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। ये जो है यहाँ पे सही उत्तर बनेगा, कोई और कॉम्बिनेशन उस तरह का बनता ही नहीं है ना? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है, यानी बिहार रहती थी बच्ची, फिर वो मुंबई में शिफ्ट हो गए, पिताजी या माताजी जो भी काम करते होंगे, तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है। विद्यालय में 3 भाषाएं सीख रही है, हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है, ठीक है। तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीख रही है, ठीक है। मराठी भाषा, क्योंकि मुंबई है तो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है? मराठी होगी। तो अब वो बिहार से आई है तो वहां की जो भी भाषा होगी, जिस भी जगह वो रहती होगी, भोजपुरी या कई सारी भाषाएं वहां चलती हैं, मैथिली है, कोई भी है, वो उसको आती ही होगी, मातृभाषा है। हिंदी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, संस्कृत स्कूल में पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जा रही है। लेकिन अब वो आस पड़ोस में रहती है तो वहां तो भोजपुरी नहीं बोल रहे हैं बच्चे, वहां क्या बोल रहे हैं? मराठी बोल रहे हैं ज्यादा लोग। तो अब वो मराठी भी बहुत अच्छे से सीख रही है। तो क्या वो किताब से मराठी सीख रही है? ये जो मराठी सीखना है, देखिए क्वेश्चन यहां पढ़ना जरूरी है। अगर यहां अंग्रेजी सीखना होता तो आंसर बदल जाता, अगर यहां संस्कृत सीखना होता तो आंसर बदल जाता, हिंदी सीखना होता तो आंसर बदल जाता। क्योंकि अगर जो विद्यालय में जो भाषाएं पढ़ रही है, 3 भाषाएं, इन तीनों भाषाओं में से कोई भी लिखा होता है यहां पे, तो आंसर हो जाता भाषा अधिगम। अभी भाषा अधिगम नहीं होगा, लैंग्वेज लर्निंग नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम किताब नहीं पढ़ रहे, स्कूल में नहीं पढ़ रहे। इस लैंग्वेज को हम अपने एनवायरमेंट से, अपने वातावरण से अर्जित कर रहे हैं। बच्ची बटोर रही है। अब इस बटोरने को भी तो सीखना ही कह देते हैं कई बार, तो हम सीखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि बहुत अच्छे से सीखती है मतलब लैंग्वेज लर्निंग होगी, अधिगम होगा। नहीं, कौन सी भाषा की बात चल रही है उस पे देखना है। तो ये भाषा अर्जन है, जो कि चॉम्स्की कहते भी हैं कि भाई मनुष्य में भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है ना? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जो वो बात कर रहे हैं। सहारा देना, यहाँ कोई स्कैप फोल्डिंग तो हो रही नहीं रही है, परिकल्पना निवेश कुछ नहीं, भाषा अर्जन सिंपल मराठी जो है वो अर्जित कर रही है बिना पढ़े, ठीक। जब बिना पढ़े, किताब के बिना की बात आ जाए तो मातृभाषा या जो भी भाषा आप एनवायरमेंट से उठा रहे हैं उसको अर्जन, और जो आप जिसका ग्रामर पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अधिगम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा हुआ है कोई पेपर आज तक जिसमें भाषा अर्जन और अधिगम से एक भी क्वेश्चन आया हो? पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं, उसको कुछ क्यूज दिए जा रहे हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यानी जब वो एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है या कोई भी एक कंटेंट पढ़ रहा है बुक में या पढ़ रही है, तो उसे कुछ क्यूज, कुछ संकेत मिल रहे हैं जिसकी सहायता से उसे कि ये कहा क्या जा रहा है इस पाठ में, उसको समझने में मदद मिल रही है, अर्थ को समझने में मदद मिल रही है। अब इसे किस रूप में जाना जाएगा? इस मदद को सरसरी दृष्टि से पढ़ना। भाई वो प्रॉपर चैप्टर पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने ऊपर ऊपर से देख लिया बस कि इसके अंदर होगा क्या, अनुमान नहीं लगा रहा है, बारीकी से पढ़ना। अब यहाँ पे संकेत की बात चल रही है, इसका मतलब कुछ कुछ चीजें समझ आ रही होंगी, कुछ को वो संकेतों से समझ रहा होगा, तो बारीकी से पढ़ना भी नहीं होगा, इंटेंसिव रीडिंग थोड़ी है। अर्थगत संकेत है ये, कि मीनिंगफुल क्यूज मिल रहे हैं, उसको संकेत मिल रहे हैं जिसकी सहायता से वो अर्थ का निर्माण कर पा रहा है कि अच्छा ये लाइन इस बारे में है, अच्छा इसमें ये बात कही जा रही है। तो कुछ चीजों में आप अर्थगत संकेत आपको मिल रहे होते हैं, सूत्रात्मक संकेत कोई फॉर्मूला थोड़ी है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। श्रवण की प्रक्रिया में, यानी लिसनिंग की प्रोसेस में, मुख्य विचार समझना, यानी मेन आइडिया क्या है, उस पाठ में क्या कहा गया है उसको समझना। अनुमान लगाना यानी प्रिडिक्ट करना। निष्कर्ष यानी आप समराइज कर पा रहे हैं, कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि इसमें भाषा में बात क्या हुई, सॉरी इस चैप्टर में बात क्या हुई है, सारांश निकाल पा रहे हैं, यानी समराइज कर पा रहे हैं, कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो भाषा को आप एक पूर्ण रूप में देख पा रहे हैं अगर आप देख रहे हैं तो।
श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार, जब भी बात मुख्य विचार की आ जाए, निष्कर्ष की, अनुमान लगाने की, इसका मतलब हम भाषा को समग्र रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लैंग्वेज को एज अ होल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण प्रक्रिया है, सूचना के लिए श्रवण है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया है, या सूचनात्मक श्रवण है? बताइएगा फटाफट से, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो यहां पे सूचना के लिए श्रवण, ऐसा थोड़ी कोई सूचना का पता लगाना है। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना कहां आएगा, तथा सारांश समझना। तो ये अधोमुखी श्रवण हम इसको कह देंगे, और इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहेंगे। इंग्लिश में यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा गया है, इसको क्या कहेंगे? टॉप डाउन अप्रोच। ये बॉटम अप हो जाती है अगर ऊर्ध्वोन्मुखी होता तो, है ना। टॉप डाउन में क्या होता है कि आप बेसिकली एक मुख्य विचार से आइडिया लगा रहे हैं, यानी एज अ होल समझ रहे हैं समग्र रूप में। और वहीं बॉटम अप में होता है जब ध्वनियों पे ध्यान हो, कि साउंड है, वर्ड्स है, ऐसा लिखा होता है, शब्दों पे, ध्वनियों पे, अर्थ पे ध्यान है। यहां ओवरऑल अर्थ की बात हो रही है, तो ओवरऑल बात हो रही होगी तो अधोमुखी यानी टॉप डाउन अप्रोच, मतलब जहां आप एक पूरे मीनिंग से, सारांश से, है ना, मुख्य विचार को समझते हैं, फिर पैराग्राफ समझ रहे हैं, फिर पैराग्राफ से सेंटेंस पे आ रहे हैं, यानी एक वाक्य पर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता कि आप एक वर्ण से शब्द बना रहे होते, शब्द से फिर आप अर्थ की ओर जा रहे होते, फिर उसके बाद आप एक वाक्य बना रहे होते, फिर उसके बाद आप एक पैराग्राफ बना रहे होते, तब वो बॉटम अप हो जाता। तो जब आप समग्र में समझ रहे हैं कोई चीज, तो वो अधोमुखी श्रवण यानी टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब बहुत बार आता है टॉप डाउन और बॉटम अप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेटेड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संज्ञाएं यानी नाउन्स, क्रियाएं यानी वर्ब्स, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु के, यानी कोई कंटेंट है, विषय वस्तु चैप्टर होता है वो तो, है ना। क्रिया शब्द के, कोई एक्टिविटी वाले वर्ड्स हैं ये। निष्क्रिय शब्द संपदा है या सक्रिय शब्द संपदा है, क्या है ये बताइए, फटाफट से बताइए। इसमें मैंने आपको कंफ्यूज किया, अब देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। यार सक्रिय शब्द संपदा वो होती है जिसको हम एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, जो वर्ड्स आप बार बार यूज करते हैं। जरूरी नहीं है सारे क्रिया विशेषण के शब्द जो है आपके सक्रिय संपदा में आए, ठीक है ना। तो यहां पे ये विषय वस्तु के शब्दों के अंदर कॉन्टेंट्स, वर्ड ऑफ कॉन्टेंट्स का पूरा समूह है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये आपका कंटेंट की लिस्ट है एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है ना। ये पैसिव निष्क्रिय शब्द संपदा, पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग कम होता है बट आपको पता होते हैं वो शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग आप बार बार करते हैं उनको सक्रिय शब्द संपदा कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है संज्ञा, क्रियाएं, विशेषण इस तरह से नहीं पूछेगा इसके बारे में। जब क्वेश्चन आएगा इसके बारे में क्वेश्चन लिखेगा, जैसे इंग्लिश में अगर हम कहते हैं साइट वर्ड्स कह देते हैं, मतलब जो ज्यादा एक्टिवली यूज हो रहे हैं। जैसे कुछ शब्द हम बहुत बार यूज करते हैं, जैसे ये बार शब्द है ना, बार बार बार, है ना, खाना खा लो, खाना, ये सब क्या है, सक्रिय शब्द संपदा है जो बार बार हम अपनी भाषा में यूज करते रहते हैं। कुछ निष्क्रिय शब्द होते हैं, जैसे हम क्लिष्ट भाषा में बात करने की बात कर रहे हैं। अब ये क्लिष्ट शब्द कई लोगों के लिए निष्क्रिय भी होगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस शब्द को इस्तेमाल करते होंगे नॉर्मल आम भाषा में। तो निष्क्रिय शब्द संपदा वो है जो पैसिव वोकैबुलरी है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है बट आपको मीनिंग पता होता है, आपने साहित्य में पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, सुना है कहीं। लेकिन सक्रिय शब्द संपदा वो है जिन शब्दों का मीनिंग आपको पता है और आप बार बार यूज करते हैं, है ना। तो ये विषय वस्तु के शब्द हैं, कंटेंट है एक तरह से। संरचनाओं के बारे में ज्ञान यानी जो स्ट्रक्चर की नॉलेज है तथा इसमें सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना कार्यविधिक ज्ञान है, घोषणात्मक ज्ञान है, व्याकरण, अनुवाद प्रक्रिया है या भाषा प्रक्रियाएं हैं। संरचनाओं के बारे में यानी स्ट्रक्चर की नॉलेज है आपको किसी चीज की, है ना, स्ट्रक्चर की नॉलेज है, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, तथा इसमें सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना यानी डिफाइन कर रहे हैं आप चीजों को, आपको डेफिनेशन पता है ना, आप लिख रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा आपने लिख के बता दिया, किसी चीज की डेफिनेशन पूछी आपने बता दी। ये होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाता है। एक चीज है डिक्लेरेटिव नॉलेज जिसको हम घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। देखो इसमें भी आप लोग कितनी गलती कर रहे हैं, कार्यविधिक ज्ञान कह रहे हैं, जबकि ये कार्यविधिक ज्ञान क्या होता है कि आपसे पूछा जाए साइकिल कैसे चलाते हैं तो वो कार्य आप प्रोसीजर बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताएंगे वहां पे, तो वो प्रोसीजरल नॉलेज होती है। क्या होती है? प्रोसीजरल नॉलेज है वो। जबकि यहां पे ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है, जहां डेफिनेशन की बात आए, जहां पढ़ के याद रखने की बात आए, डिक्लेरेटिव नॉलेज है। बेटर कौन सी है? प्रोसीजरल। जब आपसे कहा जाए कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताओ किसी चीज का, यहां से घर से स्कूल कैसे जाते हैं, या साइकिल कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर होता है। यहां पे कुछ ऐसा है नहीं, यहां पे संरचनाओं की बात हो रही है, डिफाइन वर्णित करने की बात हो रही है, यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान जो आपने पढ़ के जुटाया है और जरूरत पड़ने पे आप उसको लिखते हैं या बताते हैं।
जबकि स्टेप बाय स्टेप कोई एक्टिविटी करने की बात होती तब तो कार्य विधिक होता है, जब आप कार्य की बात कर रहे होते। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। व्याकरण, अनुवाद प्रक्रिया और ये सब यहां बनते ही नहीं है कि भाषा प्रक्रियाएं हैं। अब ऐसे तो आप किसी भी चीज को कह देंगे, एग्जैक्ट बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, ये क्या कहता है भाई, प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत, यानी संदर्भ से सीख रहे हैं आप नेचुरल लैंग्वेज में। बनावटी पठन सामग्री, तो बनावटी तो हो नहीं सकता, संदर्भ तो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, नेचुरल होता है कि आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा और आप संदर्भ में समझ गए, कोई कहानी पढ़ी संदर्भ में समझ गए कोई बात, कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया तो मतलब संदर्भ से समझाया गया है, ठीक है। साहित्यिक कार्य, मे बी नॉट, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन कार्य, पठन सामग्री सिर्फ पाठ्य पुस्तक के लेखक, कोई और ज्ञान नहीं हो सकता, कोई न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, कोई न्यूज में कोई बात चल रही हो वो संदर्भ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना। तो इसका आंसर प्रमाणिक पठन सामग्री है, ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं, कि जो संदर्भ से आप सीख जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट से आप समझ पा रहे हैं। ऑथेंटिक मटेरियल, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, मैगजीन हो सकती है कोई। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है, यानी लैंग्वेज के असेसमेंट के बारे में सही है। जब आप टेस्ट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, शिक्षार्थियों की उपलब्धि कि कितना सीखा है, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन कि सिर्फ उनको व्याकरण कितना आता है, ग्रामर की नॉलेज कितनी है, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन, यानी उनको वो कितने पारंगत हैं, कितनी भाषा उनको आती है, स्तर क्या है, या यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है, कि क्या नहीं आता, सिर्फ यही पता करना उद्देश्य हो गया, नहीं। आकलन के बारे में यहां पे जो सही बात है वो ज्यादा बेहतर है, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना। हालांकि ऐसा नहीं था कि डी बिल्कुल गलत थी, यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है, सिर्फ यह पता करना क्या नहीं आता, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर यहां पे लिखा होता कि यह है उपचारात्मक या आपका एक होता है निदानात्मक परीक्षण, तब हम कहते हैं कि हाँ जहां गैप है वो पता करना है, लेकिन इन्होंने ओवरऑल आकलन की बात की है, तो हम देख रहे हैं कि निपुणता कहां है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितना आता है, ये बेटर ऑप्शन बाकी तीनों में बनता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि उपलब्धि का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उपलब्धि के लिए उपलब्धि प्रश्न पत्र बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज ओनली राइट अगर हम इन सब में देखें तो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है, यानी गलतियों के विषय में, है ना, एरर्स के बारे में। तो त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि हैं, यानी दोनों को हेल्प करती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को, और फीडबैक का काम करती है टीचर के लिए भी कि बच्चे कैसे गलती करते हैं, कहां सुधरवाना है, मतलब चर्चा कहां करनी है, कैसे अच्छे मेथड्स का, अच्छे शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है, और बच्चे के लिए भी कि उसको पता चले कि वो कहां उसको दिक्कत है, कहां सुधार की आवश्यकता है ना। तो ये बेहतर है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे बाकी चारों ऑप्शंस। हमारा रूल है कि चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो जवाब नहीं देंगे। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी के तभी त्रुटियों को सुधारना, देखो तुरंत नहीं सुधारना होता, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, तुरंत गलती सुधारना कोई तरीका नहीं है। बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए, फीडबैक की तरह देखना है। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने का क्षेत्र है, क्यों बच्चे के लिए कुछ दिक्कत हो जाएगी, नहीं। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है, यानी जब आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज का उसमें बाधा बनना, जबकि हम उसको बाधा नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि गलतियां सिर्फ उसी केस में होती हैं, त्रुटियां कहीं भी होती हैं, लर्निंग का पार्ट है, सीखने का हिस्सा है त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10वां सवाल क्या कहेगा भाई, ये कहता है एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता, यानी जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन कल्चर में, पर प्रदत्त कार्य देता है, होमवर्क दिया है कोई। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने के, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उस पर रिपोर्ट लिखनी है आपको, तथा पोस्टर तैयार करना है, एक पोस्टर बनाना है, एक रिपोर्ट लिखनी है। करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है, यानी बहुत सारी सामग्री दे दी जो पढ़नी है, ठीक। अब भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये जो लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान में भाषा, यानी सिर्फ सोशल साइंस में लैंग्वेज है। सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य है कि ये सिर्फ सामाजिक, तो क्या सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात है, भारत की सांस्कृतिक विविधता में भारत की भाषाएं भी आएंगी, भारत की संस्कृति भी आएगी, इतिहास भी आएगा, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो और ये सब जानेगा कैसे बच्चा, भाषा के माध्यम से जानेगा, इसको कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, है ना। सिर्फ 38% लोग सही जवाब दे रहे हैं। समूची पाठ्यचर्या में भाषा, अब ये इंग्लिश पेडागोजी में हम कब से करते हैं, ये हिंदी में भी आता है, LAC लैक बोलते हैं, समूची पाठ्यचर्या में भाषा, यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। जो पाठ्यचर्या है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सब हम भाषा के माध्यम से ही तो सीख रहे हैं। तो जो भी भाषा हमने सीखी है स्कूल में आकर के, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, जब हम उस भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को समझ रहे हैं,
या उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो मतलब एक करिकुलम में हम एक लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, भाषा हमें हेल्प कर रही है सारी ही चीजों को समझने में, चाहे वो संस्कृति हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। भाषा लेखन का विकास नहीं है, ये सिंपल बात है। समूची पाठ्यचर्या में भाषा, ये सिर्फ सामाजिक विज्ञान तक सीमित नहीं है ये बात।